नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय आय के मापन की विधियों का अध्ययन के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आय के मापन की जो विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, उसमें पहली विधि उत्पादन विधि या वैल्यू एडेड मेथड का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि मौलिक रूप से राष्ट्रीय आय किसी भी देश की सभी अंतिम वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य का माप है। वस्तुओं के उत्पादन प्रक्रिया से देश के व्यक्तियों तथा परिवारों की आय का सृजन होता है और वह आय उत्पादन वस्तुओं का ही व्यय उत्पादन वस्तुओं पर ही व्यय करते हैं। तो तीनों विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय की ज्ञात की जाती है: उत्पादन, आय और व्यय। चाहे हम किसी भी विधि से राष्ट्रीय आय को मापने और उसमें सभी प्रकार के वर्गीकरण से उसको अवश्य मापन करना संभव हो जाता है। तो किस प्रकार से इनका मापन करते हैं, उससे पहले अर्थव्यवस्था को अनेक भागों में बांटा जाता है। तो अर्थव्यवस्था को भागों में बांटा गया तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है कृषि, वन, मत्स्य, खनन। द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है विनिर्माण, निर्माण और विद्युत, गैस और जलापूर्ति। और तृतीय क्षेत्र में आ जाता है व्यापार, होटल, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्थायित्व संपदा, आवासों का स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, प्रसाधन, रक्षा, अन्य सेवाएं। तो ये अर्थव्यवस्था के तीन भाग थे जो अपने को दिखाई दे रहे हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। एक बार फिर से, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मत्स्य और खनन, उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति। और तृतीय क्षेत्र में आ जाता है सभी प्रकार की बिजनेस और सेवाएं, जिसमें व्यापार, होटल, जलपान, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, बीमा, आवास, स्थायित्व संपदा, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रसाधन, रक्षा और अन्य सभी प्रकार के सेवाएं। तो इन तीनों वर्गीकरणों में किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की ज्ञात किया जाएगा, उसमें सबसे पहले विधि लेते हैं उत्पाद विधि, प्रोडक्शन मेथड। इस पद्धति में राष्ट्रीय आय को वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के रूप में मापा जाता है। हम एक वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना करते हैं। यहाँ अंतिम माल उन वस्तुओं को प्रदर्शित करता है जो जिनकी सीधे खपत होती है और आगे उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि जिनका उपभोग किया जाए। मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं को मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं। उत्पाद प्रक्रिया में आगे उपयोग लिए जाने वाले माल को मध्यवर्ती माल कहा जाता है और अंतिम माल के मूल्य में मध्यवर्ती माल के मूल्य को पहले से ही शामिल रहता है, इसलिए मध्यवर्ती माल को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं तो दोहरी गणना की संभावना हो जाती है। अंतिम उत्पादन ही क्यों? एक चीज़ की क्यों? ताकि एक चीज़ की बार बार गणना न हो। अब जैसे मान लो गेहूं से आटा बनता है, आटे से ब्रेड बनती है और ब्रेड से पिज्ज़ा बनता है। अब गेहूं का मूल्य है 5 रुपये, आटे का मूल्य हो जाता है 10 रुपये। तो 10 रुपये जब आटे का मूल्य हुआ तो इसमें गेहूं का 5 रुपये ऑटोमेटिक समाया हुआ है। अब आटे से ब्रेड बनाई, ब्रेड का मूल्य हो गया 20, तो इसमें आटे का मूल्य भी है और गेहूं का मूल्य भी है। गेहूं का मूल्य आटे के मूल्य में शामिल है, आटे का मूल्य ब्रेड के मूल्य में शामिल है, और ब्रेड से फिर पिज्ज़ा का मूल्य जो अंतिम 50 रुपये का है उसमें तीनों वस्तुओं का मूल्य शामिल है। इसलिए तीनों वस्तुओं को समाहित न करके हम केवल पिज्ज़ा के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करेंगे। अगर इन सब वस्तुओं को गणना में शामिल करते हैं तो कुल दोहरी गणना कई गुना समय उत्पादन राष्ट्रीय आय की गणना संभव हो जाती है। जैसे 5 + 10 + 20 + 50 85 रुपये की गणना हो गई। ऐसी गणना नहीं करते हैं। यहाँ उत्पादित मूल्य नहीं, मूल्य वर्धन को जोड़ना चाहिए। दोहरी गणना से समस्या से बचने के लिए हम मूल्य वृद्धि पद्धति का उपयोग करते हैं, जिसमें उत्पादन के प्रत्येक चरण में एक वस्तु का पूरा मूल्य नहीं बल्कि मूल्य वृद्धि यानी कि अंतिम अच्छे मूल्य का अंतर की गणना की जाती है। इसे सारांश रूप में देखें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कपड़े का उत्पादन हो रहा है। तो रुई के उत्पादन का मूल्य है 6,000 रुपये। रुई से सूत बनाया तो बना 8,000 का, तो मूल्य वृद्धि हुई 2,000 की। उसके पश्चात कपड़े का मूल्य हुआ 12,000, तो उसमें मूल्य वृद्धि हुई 4,000 की। और उसके बाद वस्त्र का मूल्य हुआ 13,000, तो उसमें मूल्य वृद्धि हुई 1,000 की। तो हम देखें कि टोटल पहला रुई था जो 6,000 रुपये की थी, उसके पश्चात रुई से सूत में 2,000 की वृद्धि हुई, सूत से कपड़े में 4,000 की वृद्धि हुई, कपड़े से वस्त्र में 1,000 की वृद्धि हुई। तो टोटल हमारा रुई सहित कुल मूल्य हुआ 4 + 2 4 6,000 + 2,000 + 4,000 + 1,000, यानी कि कुल 13,000। तो अंतिम वस्तु का मूल्य भी 13,000 और मूल्य वृद्धि भी 13,000। तो इसी को राष्ट्रीय आय की गणना में 13,000 को शामिल करेंगे, नहीं कि सब चीज़ों को जोड़ करके, ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। तो किसी एक वर्ष में कि देश के सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा की गई मूल्य वृद्धियों को जोड़ करके देश की साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि को प्राप्त किया जाता है। अब आप देखें को GVAFC प्रोडक्शन टैक्सेस
प्लस इसमें अगर सरकार के सभी करों को जोड़ दें और सब्सिडी को घटा दें तो बेसिक प्राइस आ जाती है। और प्रोडक्शन टैक्सेज में सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को शामिल किया जाता है। और GVFC से फिर GVS बेसिक प्राइस पे आ जाएगी। बेसिक प्राइस को ही हम GDP MP कहते हैं। तो भारत के सांख्यिकी संस्थान अब 2014-15 से अपनी गणना करने के लिए मूल कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि GVA बेसिक प्राइस की संज्ञा दी गई है। ये देश के उत्पादन के मूल्य की मौलिक धारणा है, इसे पृथक से प्रकाशित किया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि GVAFC है, इसमें मूल कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि मार्केट कीमतों में अप्रत्यक्ष करों से कीमतों में वृद्धि होती है और सब्सिडी से कीमतों में कमी। अतः GVA जो बेसिक प्राइस है इसमें प्रोडक्शन टैक्सों को घटा दें, सब्सिडी को जोड़ दें, सब्सिडी को घटा दें तो GDP MP आ जाता है। और ये GDP MP जो होता है ये बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होती है। और बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास की राशि को घटा करके बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। और बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। और बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष करों को घटा दें और जोड़ दें और सब्सिडी की राशि को घटा दें तो जो शेष बचता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसकी गणना, राष्ट्रीय आय की गणना करने में सावधानियाँ क्या क्या रखनी है, इनकी सावधानी हम देखें तो सबसे पहले देखें कि उत्पादन की दोहरी गणना से बचें। इसके लिए कुल उत्पादन का मूल्य लेने की बजाय प्रत्येक उत्पादन इकाइयों की केवल शुद्ध मूल्य वृद्धि को ही लें, जिससे दोहरी गणना की संभावना से बचा जा सके। नंबर 2, श्रम उपभोग के लिए किए गए उत्पादन जिनकी कीमतें लगाई जा सकती हों उत्पादन में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि खुद के उपभोग के लिए अगर कोई उत्पादन किया है, गार्डन में अगर पालक भी उगाया है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो इसलिए उसकी कीमतों को राष्ट्रीय आय में शामिल करना चाहिए। यदि एक परिवार गेहूं का उत्पादन करता है और उसका एक भाग परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रख लेता है तो इस श्रम के उपभोग के लिए रखे गए उत्पादन को मूल्य उत्पादन में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। पुरानी वस्तुओं के विक्रय चालू उत्पादन में नहीं शामिल किया जाता है क्योंकि इनका मूल्य पहले ही उत्पादन में शामिल किया जा चुका होता है। इसलिए इनके मूल्य को, पुरानी वस्तुओं को कभी भी राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि श्रम के उपभोग के लिए किए गए उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, लेकिन श्रम के द्वारा की गई सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गेहूं खेत में उगाया है तो वो श्रम के उसके लिए अगर कुछ भाग अपने पास रखते हैं तो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। लेकिन अगर एक चिकित्सक अपने बच्चे को दवाई दे रहा है, अपने घर में एक कार से पेंटर अपने घर में अगर अपनी कार की पेंटिंग करता है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। श्रम के उपभोग के लिए उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, श्रम के द्वारा की गई सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अवैधानिक गतिविधियों से अर्जित आयों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखने के बाद उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। इसका एक बार फिर से अध्ययन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारी उत्पाद विधि थी जिसमें कि मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि यानी कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। और अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जो शामिल किया जाता है इसमें मूल्य वृद्धि के द्वारा उत्पादन के प्रत्येक चरण में कितनी मूल्य वृद्धि हो रही है इस बात को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय आय में प्रत्येक चरण की मूल्य वृद्धि को शामिल करते हैं और प्रथम उत्पादन को भी शामिल करते हैं, क्योंकि प्रथम उत्पादन उसको शामिल किया ही जाएगा। उस प्रथम उत्पादन से फिर आगे कितनी बार मॉडिफाई होकर के मूल्य वृद्धि हो रही है उसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये राष्ट्रीय आय की गणना का पहला टॉपिक उत्पाद विधि, इसके बाद आय विधि और व्यय विधियों का अध्ययन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।